एक हाथ में चौक और एक हाथ में डस्टर लेकर वो ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी की इच्छा थी कि वो एक फौजी बने। उसकी कद काठी और डील डॉल कुछ ऐसा था कि वो फौज के ही लायक नजर आता था, लेकिन उसकी डेस्टिनी में क्या था ये तो कोई नहीं जानता था। एक बार अपराध के रास्ते पर उसने चलना शुरू किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दाऊद इब्राहिम का फैन था और उसको ही कॉपी किया करता था। जेल में रहकर दाऊद इब्राहिम की लाइफ स्टोरी को पढ़ता था। पुलिस से एनकाउंटर हो या फिर दुश्मन से गैंगवार, वो अपने हथियार के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता था। बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर पहनता था। सिर पर टोपी, बदन पर लेदर की जैकेट और आंखों में काला चश्मा उसकी पहचान बन चुका था। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर आनंद पाल की। आज हम जानेंगे इस खतरनाक गैंगस्टर की लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। गैंगस्टर आनंद पाल के ऊपर लूट, वसूली, मर्डर, गैंगवार के अलावा 24 मामले दर्ज थे। फिर भी राजपूत समाज उसे अपना मसीहा मानता था। उसके गैंग में 100 से ज्यादा बदमाश काम करते थे। आनंद पाल के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही खतरनाक और खूंखार आदमी था। वो जिसको किडनैप कर लेता था उसको छोटे से पिंजरे में बंद कर देता था और उसके बाद उसे इस तरीके से परेशान किया करता था, उसे टॉर्चर किया करता था। इतना ही नहीं, जब पुलिस आनंद पाल को पकड़ने के लिए जाती थी तो जिस शहर में उसके होने की पॉसिबिलिटीज होती थी उस पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी जाती थी। शहर के शहर ही में एक किले की तरह बदल दिए जाते थे। आनंद पाल के पास इतने खतरनाक हथियार होते थे कि उन हथियारों के सामने टिके रहने के लिए पुलिस वालों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि पुलिस उसे बार बार पकड़कर जेल में डालती थी और वो हर बार जेल ब्रेक करके भाग जाता था। राजस्थान के नंबर 1 गैंगस्टर की कहानी यहाँ के नागौर जिले से शुरू होती है। आनंद पाल रावड़ा राजपूत समाज से आता था। 31 मई साल 1975 को राजस्थान के नागौर जिले की लाड़नू तहसील के अंतर्गत आने वाले सांवराद गांव में उसका जन्म हुआ था। उनके पिता हुकुम सिंह चौहान और माता निर्मल कंवर थी। बचपन से आनंद पाल पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था। आगे कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने टीचर बनने के लिए बीएड की ट्रेनिंग भी ली थी। बीएड की ट्रेनिंग लेने के बाद उसने टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाने का काम करना था, लेकिन यहीं से उसका माइंड डाइवर्ट हो गया और उसने सोचा कि मैं नेता बन जाता हूं। लेकिन राजनीति में आने के इस फितूर ने उसके कदमों को कब जुर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया ये उसे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन आनंद पाल जब जुर्म की दुनिया में आया तो उसने अपना एक अलग ही स्टाइल अपनाया और उसी स्टाइल को फॉलो करते हुए वो बाकायदा फोटो क्लिक करता और उसे अपने फेसबुक पेज पर अपलोड भी किया करता था। आज के डिजिटल एज में गैंगस्टर की अपनी फैन फॉलोइंग होती है और अपने फैंस को वो अपनी तस्वीरों और अपने कारनामों के साथ साथ हथियारों के साथ भी अपनी तस्वीरें पोस्ट करने से पीछे नहीं हटते। वो जब भी पेशी पर जाता था तो कुछ इस तरीके से तैयार होता था जैसे आप और हम किसी पार्टी के जाने के लिए तैयार होते हैं। आंखों पर काला चश्मा, सिर पर टोपी, बदन पर लेदर की जैकेट पहनकर वो पुलिस वालों के बीच बड़े स्टाइल से चला करता था। उसे पार्टियां करने का काफी शौक था। वो जेल में रहकर दाऊद इब्राहिम पर लिखी हुई किताबें पढ़ा करता था। दाऊद इब्राहिम की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट किया करता था और चश्मा लगाने का शौक भी उसको दाऊद इब्राहिम की चश्मे वाली तस्वीरें देखकर हुआ। आनंद पाल पुलिस वालों के बीच फर्राटेदार अंग्रेजी बोला करता था। उसने कानून की भी पढ़ाई की थी। जुर्म की दुनिया में वो अपनी गहरी घुसपैठ बनाने में कामयाब रहा था। साल 2000 में पंचायत समिति के चुनाव हुए। आनंद पाल ने ये चुनाव लड़ा और वो जीत भी गया। इसके बाद गांव में पंचायत समिति के प्रधान पद के लिए चुनाव हुए। आनंद पाल ने ये चुनाव एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा। उसके सामने कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का बेटा चुनाव लड़ रहा था। उसके ओपोनेंट का जगन्नाथ बोर्डक था, जो कांग्रेस के बड़े नेता हरजी राम बोर्डक का बेटा था। जब चुनावों का नतीजा सामने आया तो आनंद पाल इस चुनाव में 2 वोटों से हार गया। लेकिन राजनीति एक ऐसा दलदल है जिसमें आनंद पाल उलझ कर रह गया। दरअसल उस समय क्षेत्र की बड़ी बड़ी पार्टियों के राजनेता नहीं चाहते थे कि आनंद पाल राजनीति में सक्रिय हो, सफल हो और आगे बढ़े। आनंद पाल ने भी राजनीति करते करते शराब की तस्करी शुरू कर दी थी। वो शराब की तस्करी के क्षेत्र में आगे तक नाम कमाना चाहता था। अपने आप को लिकर किंग की तरह देखता था। उसके साथ काम करने वाले लोगों के साथ कुछ इस तरीके का कास्ट इक्वेशन बैठा कि वो देखते ही देखते राजपूत समाज के बीच पसंद किया जाने लगा। प्रधान का चुनाव हारने के बाद साल 2006 में उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और अपराध के रास्ते पर काफी तेजी से आगे बढ़ता चला गया। उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर खून की होली खेलने का शौक था। राजस्थान का वो नंबर 1 गैंगस्टर बन चुका था।
आनंद पाल को जाने वालों का कहना है कि उसे राजनीति में आने के लिए इंस्पायर करने वाले राजनेता ही थे, लेकिन आगे चलकर वही उसके खिलाफ हो गई। फिर आगे चलकर राजनीतिक संरक्षण हासिल करके ही आनंद पाल ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद साल 1992 में जब आनंद पाल की शादी का मौका आया तो गांव के दबंगों ने दूल्हा बने आनंद पाल को गांव के ही दबंगों ने परेशान किया। उसके पिता को धमकी दी। दरअसल सरवधा गांव से आनंद पाल की बारात निकलनी थी। इस बीच आनंद पाल का एक दोस्त जीवन राम गोदारा था। उसकी पहचान एक छात्र नेता के तौर पर थी और क्षेत्र में उसकी अच्छी पकड़ थी। जी देखा, उसे देखकर उसे लगा कि आगे चलकर उसका भी ऐसा ही नाम होना चाहिए। उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे अपना रुतबा बढ़ाना शुरू कर दिया। जीवन राम गोदारा और आनंद पाल के बीच दोस्ती का सिलसिला बहुत समय तक आगे नहीं बढ़ सका। आगे चलकर एक गाली गलौज की बात पर आपत्ति उठाते हुए आनंद पाल जीवन राम गोदारा से अलग हुआ। इसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी का खूनी सिलसिला शुरू हो गया। आगे चलकर जीवन राम गोदारा पर फौजी मदन की हत्या का आरोप लगा। मदन आनंद पाल का दोस्त हुआ करता था। मदन की हत्या के बाद आनंद पाल जीवन राम गोदारा से दुश्मनी पाल बैठा और उसकी जान से मारने के उपाय सोचने लगा। इसके बाद जब उसे मौका मिला तो उसने जीवन राम गोदारा को बड़ी ही बेरहमी से मारा। दरअसल मदन की हत्या के बाद जीवन राम गोदारा और आनंद पाल के बीच की दुश्मनी ने जातिगत मतभेदों का रूप ले लिया। आनंद पाल ने जीवन राम गोदारा को मारने के लिए पत्थर के उसे टुकड़े का सहारा लिया जिससे छत बनाई जाती है। वो एक चीप की तरह थी और उसी से जीवन राम गोदारा के सिर पर मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने आनंद पाल को राजपूत के बीच काफी फेमस कर दिया और उसे बड़ा मान सम्मान मिलने लगा। लेकिन राजपूत और जाट के बीच की खाई गहरी होती चली गई। इस हत्याकांड के बाद एक दोनों ही तरफ के लोग मारे जाने लगे। जीवन राम गोदारा की हत्या तो इस सिलसिले की केवल एक शुरुआत भर थी। जीवन राम गोदारा की हत्या के अलावा भी डिडवाड़ा में ही आनंद पाल के ऊपर 13 अपराध और रजिस्टर किए गए। सीकर में गोपाल फोगाट की हत्या हुई। फिर इस हत्याकांड में भी आनंद पाल का नाम आया। आपको बता दें कि उस पर दर्ज 13 मामलों में से 8 मामलों में कोर्ट ने आनंद पाल को भगोड़ा घोषित किया। सीकर के गोपाल फोगाट और आनंद पाल की हत्या से जुड़ा मामला राज्य की विधानसभा में भी गूंजने लगा। देखते ही देखते जुर्म की दुनिया में आनंद पाल का कद बुलंदियों को छूने लगा। वो कानून के साथ साथ नेताओं और दुश्मनों की आंखों में भी खटकने लगा था। साल 2006 से लेकर साल 2011 तक आनंद पाल ने लगातार अपराध किए। कहा जाता है कि उसने अपराध करने का तरीका ही बदल लिया। वो खुद कभी किसी अपराध को करता हुआ नहीं पकड़ा गया। आनंद पाल ने किसी भी जुर्म को अंजाम देने के लिए अपने लोगों को पाल रखा था। कभी उसके पास 10 से 12 लड़कों का गृह हुआ करता था जो देखते ही देखते 200 लोगों का हो गया। लेकिन ये 200 लोग वो थे जो अपने अपने एरिया के गुंडे थे और उनके पास अपने अपने एरिया में अलग से लड़कों का गिरोह मौजूद था। इसका मतलब यह है कि वो इस तरह आनंद पाल के पास हजारों की संख्या में लड़के मौजूद थे जो उसके एक इशारे पर किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए तैयार रहते थे। इस घटना राजस्थान के बीकानेर जेल में गैंगवार से जुड़ी है जो साल 2015 में हुई थी। इसमें आनंद पाल भी दुश्मन की गोली का शिकार हो गया था। यह घटना साल 2015 के दिसंबर महीने की है जब आनंद पाल और उसके साथी सुभाष मुंड को पेशी पर नागौर ले जाया जा रहा था। पेशी के लिए ही उसे अजमेर सेंट्रल जेल ले जाया गया और उसके बाद फिर वहां से जब उसे वापस लाया जा रहा था तो उसने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई। मिठाई में कुछ नशीली चीज मिली हुई थी जिसकी वजह से उसकी सिक्योरिटी और पहरेदारी में लगे पुलिस वालों को नशा हो गया और आनंद पाल के साथियों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की और आनंद पाल को वहां से छुड़ाकर अपने साथ ले गए। इस गोलीबारी में एक पुलिस वाले की भी मौत हो गई। इसके बाद तो पुलिस ने आनंद पाल की तलाश में धरती आकाश एक कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की सख्ती कोई काम नहीं आई और आनंद पाल फरार हो गया। इधर राजस्थान के सीकर स्थित फतेहपुर के नजदीक ओलेप्सा गांव में अनुराधा चौधरी रहा करती थी। अनुराधा के पिता रामदेव सरकारी नौकरी किया करते थे जबकि उसकी मां की मौत हो चुकी थी। अनुराधा ने बीटेक की पढ़ाई की और उसके बाद MBA भी किया। वो पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थी। अनुराधा को दीपक नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। दोनों शेयर ट्रेडिंग का काम किया करते थे। उन्होंने लोगों को शेयर में पैसे लगाने की एडवाइस देने का काम शुरू किया। लोगों ने उनकी बात पर भरोसा किया और लाखों करोड़ों रुपए उनके कहने पर शेयर मार्केट में लगा दिए। लेकिन शेयर मार्केट में जब घाटा हुआ तो लोगों को उनके पैसे का नुकसान हो गया। इससे जो समस्याएं पैदा हुई उससे जूझने के लिए इन दोनों ने गैंगस्टर आनंद पाल से संपर्क किया। आनंद पाल से संपर्क हो जाने के बाद अनुराधा उसकी गैंग में शामिल हो गई। आगे चलकर अपहरण और ऐसे कई जुर्मों में अनुराधा का नाम सामने आया। वो काफी डिफरेंट स्टाइल में अपने फोटो शूट कराया करती थी।
वो गैंगस्टर आनंद पाल से मिलने के लिए बेधड़क जेल में चली जाया करती थी। आगे चलकर इस आनंद पाल की गर्लफ्रेंड के तौर पर पहचाना जाने लगा। अनुराधा चौधरी के साथ अब आनंद पाल का नाम जुड़ गया था। दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इतना शातिर और खतरनाक होने के बावजूद आखिर आनंद पाल का एनकाउंटर कैसे हुआ। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमारे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के देख पाएं। ये साल 2017 के जून महीने की 24 तारीख थी। वो रात अमावस की रात थी। रतनगढ़ तहसील का मालासर गांव रात के वक्त एक भयानक घटना का गवाह बनने जा रहा था। गांव में श्रवण कुमार नाम की एक व्यक्ति का घर था। उस घर में कुछ लोगों ने डेरा डाला हुआ था। रात के वक्त लोग अपने अपने घरों में कामकाज निपटाकर सोने की तैयारी कर रहे थे और कुछ तो सपनों की दुनिया में सैर कर रहे थे। इधर पुलिस प्रशासन श्रवण कुमार के घर को अपनी पूरी टीम के साथ दबे पांव घेरता जा रहा था। पुलिस और एसओजी की गाड़ियों के काफिले ने मकान के चारों तरफ को घेरा डाल दिया था। एसओजी टीम के आईजी दिनेश कुमार अपनी पूरी टीम को ऑपरेशन के लिए डायरेक्शन दे रहे थे। उन्होंने माइक अपने हाथ में लिया और चोंगे पर बोलना शुरू किया। आनंद पाल को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आनंद पाल ने पुलिस टीम की अपील का जवाब अपनी गोली से दिया। इसके बदले में दूसरी तरफ से भी गोलियां चलने लगी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की ये आवाजें जब गांव वालों के कानों तक भी पहुंची तो जो सोने की तैयारी कर रहे थे वो अलर्ट हो गए। जो सो चुके थे वो भी उठकर आंखें मिचमिचाते हुए घर से बाहर निकल आए कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने देखा तो एक घर के सामने पुलिस की टीम मौजूद थी और दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। अब ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी थी कि घर में कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल मौजूद है और पुलिस उसे हर कीमत पर अरेस्ट करने या उसका एनकाउंटर करने के इरादे से आई है। थोड़ी ही देर में पुलिस पार्टी की कोशिश रंग लाई और गैंगस्टर आनंद पाल परलोक सिधार गया। तो इस तरह आनंद पाल की क्रिमिनल स्टोरी का दी एंड हुआ। लेकिन अभी भी एक सवाल बचा हुआ था और वो ये कि आनंद पाल शातिर बदमाश था, काफी ताकतवर भी था। तब सवाल ये उठता है कि उसकी एग्जिट लोकेशन का इनपुट पुलिस तक कैसे पहुंच गया। सवाल तो बराबर बनता है ना भाई। तो अब चलिए इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। आनंद पाल राजस्थान का नंबर 1 गैंगस्टर था, जिसके ऊपर हत्या, लूट, डकैती जैसे 24 खतरनाक अपराध दर्ज थे। राजपूत समुदाय के लोगों के बीच उसका काफी मान सम्मान हुआ करता था। 3 सितंबर साल 2002 को आनंद पाल को नागौर जिले के डिडवाना कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इस समय आनंद पाल का छोटा भाई विक्की अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंच गए। सभी के पास हथियार थे। उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और आनंद पाल को वहां से छुड़ाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद एसओजी आनंद पाल के साथ साथ उसके भाई और उसके साथियों को भी काफी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। साल 2017 में एसओजी को सफलता मिली। उसने आनंद पाल के भाई विक्की उर्फ रूपेश और उसके साथी देवेंद्र उर्फ गट्टू को अरेस्ट कर लिया। एसओजी टीम ने दोनों से काफी सख्ती से पूछताछ की, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं टूटे। इसके बाद पुलिस ने फाइनली उन दोनों को उनका एनकाउंटर कर देने की धमकी दी। एसओजी टीम की ये धमकी काम कर गई। विक्की का दोस्त गट्टू यानी देवेंद्र टूट गया और उसने आनंद पाल की एग्जैक्ट लोकेशन की इंफॉर्मेशन आईजी दिनेश कुमार को दे दी। आनंद पाल ने राजस्थान सरकार और पुलिस की नाक में दम कर दिया था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस को खास तैयारी करनी पड़ती थी। उसके पास इतने खतरनाक हथियार हुआ करते थे कि उनका सामना करने के लिए जाने वाली पुलिस टीम को उसे स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, जिस लोकेशन पर आनंद पाल के होने की सूचना होती थी उसे पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया जाता था। इसके बाद गोलीबारी होती थी और आनंद पाल जैसे तैसे पकड़ में आ जाता था। लेकिन समस्या ये थी कि उसके बाद भी वो हर बार जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो जाता था। इसलिए इस बार पुलिस ने उसे पकड़ने से ज्यादा उसका एनकाउंटर करने में इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद पुलिस की पूरी टीम एक नई विवाद में फंस गई। दरअसल आनंद पाल के एनकाउंटर को लेकर पुलिस का विरोध शुरू हो गया। लोग सरकार का भी विरोध करने लगे। आनंद पाल के फैमिली मेंबर्स ने उसकी डेड बॉडी को लेने से इनकार कर दिया और अस्पताल में ही धरना देकर बैठ गई। फाइनली उसके शव को फ्रीजर में रखना पड़ा और लगातार 3 हफ्तों तक आनंद पाल की डेड बॉडी फ्रीजर में रखी गई। कुल मिलाकर आनंद पाल मरने के बाद भी पुलिस टीम को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर रहा था। सरकार के लोगों ने राजपूत समाज और आनंद पाल के फैमिली मेंबर्स को काफी समझाया, लेकिन वो लोग इस पूरे एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग करने लगे। 12 जुलाई को आनंद पाल के एनकाउंटर के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि सभा में 2 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इस तरीके का पब्लिक सपोर्ट देखकर पुलिस की भी हालत खराब हो गई। इस घटना के ठीक दूसरे दिन सरकार ने आनंद पाल के घर वालों को उसके फ्यूनरल की परमिशन देने के लिए अपने पास बुलाया। लेकिन यहाँ गुगली ये हो गई कि पुलिस प्रशासन ने खुद ही आनंद पाल का फ्यूनरल कर दिया। राजनीतिक गलियारों में तो ये भी कहा जाता है कि साल 2018 में राजस्थान में जो वसुंधरा सरकार को पवेलियन में बैठना पड़ा था, उसकी वजह भी आनंद पाल के एनकाउंटर का नेगेटिव असर था।
आनंद पाल की मौत की सीबीआई जांच चल रही है। सुना है कि अब उसका मंदिर भी बनने वाला है। आनंद पाल के ऊपर गाने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। दोस्तों, क्या वजह है कि आनंद पाल जैसे गैंगस्टर को भी इतना ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिला? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।